खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदेद, आप ने जो है वो हमें वक्त दिया। सबसे पहले जल्दी मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक ऐसी चीज़ है खासकर मर्दों में। अब लोग बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आ रहे हैं। इसका आगाज़ तो काफ़ी देर पहले हो चुका था, लेकिन अब इसमें बहुत जिद्दत आ गई है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या जिद्दत आ चुकी है और सबसे जो लेटेस्ट तरीका है वो क्या है, किस हद तक महफूज है? शबीर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। जब पिछले ज़मानों में हम किसी का भी हेयर ट्रांसप्लांट देखते थे तो हम उसका स्कैल्प से भी, सामने से भी पहचान लेते थे, पीछे उसके एक बड़ा सारा कट लगा होता था तो पीछे से आराम से पहचाना जाता था कि इसने जो है हेयर ट्रांसप्लांट किया है। उसके लिए एक्चुअली पिछला जो पुराना मेथड था उसमें पूरा एक कट लगाते थे, स्किन का पीस लेते थे, उसका फिर आगे डाइसेक्ट करते थे, उसमें से एक एक हेयर को अलहदा निकाल के फिर उसको आगे लगाते थे। आगे से बाज़ लोगों को पता चल जाता था, बाज़ों का नहीं पता चला, लेकिन पीछे कट से पता चल जाता था। उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, जैसे इतना बड़ा स्किन का जो उसमें तकरीबन आप कह लें 2x8 या 2x10 सेंटीमीटर का एक पीस जो है जब निकाला है तो उसकी वजह से खिंचाव का रहना या जो है वहाँ पे सर दर्द रहना, और उसके अलावा बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाता था, या अगर उसने बाल पीछे नहीं रखे तो उसका स्कार मार्क रहना, ये सारी उसकी जो होती थी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। तो फिर जिद्दत आती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिर आ गया FUE होता है जिसको हम कहते हैं कि मशीन के ज़रिए एक बाल को निकाल के आगे एक बाल लगाना। जैसे इसको समझाने के लिए, जैसे हम लोग पनीरी उगाते हैं, पनीरी को उठा के फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, इसी तरह हम पीछे से बालों की पनीरी एक एक बाल निकालते हैं और उसको हम आगे एक एक करके लगा देते हैं। ये जिद्दत आई, इसको कहते हैं FUE। फिर आजकल इसका एक नया वेरिएंट आ गया है जिसको कहते हैं माइक्रो FUE। FUE जो पुराना था उसमें जो पंच यूज़ होता था, पंच उसको कहते हैं जैसे हम लोग डिग करते हैं किसी भी बोर करने के लिए, बोर का साइज़ बड़ा हो, बाज़ का छोटा हो जाता है, तो वो जो बोर करने वाला पंच था वो उस वक्त बड़ा होता था, वो 1 मिलीमीटर का या 0.9 मिलीमीटर का होता था, तो उसका पीछे स्कार मार्क थोड़ा सा नज़र आता था। तो आजकल उसको भी छोटा कर दिया गया है, उसको इतना छोटा कर दिया 0.7 मिलीमीटर कर दिया गया है कि वो बाल के बिल्कुल साइज़ के साथ मुताबिकत रखता है। तो वो उसका स्कार भी जल्दी हील हो जाता है, जैसे 3 से 4 दिनों में बिल्कुल ज़ख्म भर जाते हैं। पहले जो FUE था उसका स्कार जो था वो 7 to 10 डेज़ में हील होता था, तो वो यहाँ से बाल लेके यहाँ पे आगे लगा देते हैं। तो माइक्रो FUE फिर एक एडवांसमेंट आई। अभी माइक्रो FUE से आगे जो है एक और जो है तरीक़ाकार आ गया, चूँकि सारी की सारी दुनिया जो है वो रोबोट्स पे चलना शुरू हो गई है, इस वजह से सर्जरीज भी रोबोट्स ने करना शुरू कर दिए। तो आजकल जो इन फैशन है वो रोबोटिक FUE या रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट है। अच्छा, रोबोटिक में, और अगर आप डॉक्टर जो है वो पर्सनली खुद जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें क्या कोई फ़र्क भी है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक चूँकि अब टेक्नोलॉजी रोबोटिक आ गई है तो आप डॉक्टर की जगह जो है रिपोर्ट कर रहे हैं? देखें, आजकल हम देखते हैं दुबई में, बाकी UK वगैरह में, दुबई में तो बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स पे वो लोग तवज्जो दे रहे हैं, जापान में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट्स में सारे के सारे जो वर्कर्स हैं उस पर वो शिफ्ट कर रहे हैं। रोबोट्स जो हैं उनकी प्रिसीजन बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपने उनको जो ऑर्डर देना है उन्होंने वही करना है। लेकिन मसला ये आता है कि बाज़ जगह पे आपको एक आपने ऑर्डर दे दिया रोबोट को कि आपने इतने मिलीमीटर का पंच यूज़ करना है, यहाँ से आपने निकाल लिया, उसकी डेप्थ आपने रोबोट को बता दी, लेकिन बाज़ जगहों पे आपको थोड़ा सा वहाँ पे चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो उसमें आपको फिर ह्यूमन जो एरर होता है, ह्यूमन एरर वो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रोबोट को यूज़ करेंगे। लेकिन बाज़ जगहों पे आपको ह्यूमन जो है वहाँ पे, जहाँ पे आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, वहाँ पे आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। तो इस वजह से रोबोट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं कि आप उनको एक ऑर्डर दे देंगे वो उसके मुताबिक करते रहेंगे, लेकिन बाज़ जगहों पे आपको जो मशीन्स का एरर है उसको करेक्ट करने के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से रोबोट्स नो डाउट हमें रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है
उनको चलाने के लिए आपको ह्यूमन जो है वो बैक एंड पे चाहिए होगा। यानी कि ह्यूमन हमें जो रोबोटिक सर्जरी है या रोबोट्स को ऑपरेट करने के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। जी, जी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है। पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये चीज़ हमें बताइए आपके अब जो जदीद आप बता रहे हैं जो लेटेस्ट चीज़ आई है, पहले तो ये होता था कि साइज़ भी आप बता रहे हैं कि उसका काफ़ी कम कर दिया गया है, पहले बड़ा होता था, तो उससे ये भी होता था कि बालों की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती थी। क्या ऐसी चीज़ है कि मतलब कि एक मुमकिना तौर पे एक फासला होता था कि उस फासले के दरमियान में जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा था, और अब जो है वो ज़्यादा बाल लगाए जा सकते हैं बारीक मज़ीद होने की वजह से? जी, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसका असल में पंच साइज़ के साथ बिल्कुल करता है, चूँकि अगर आपने पीछे से जो लेते हैं उसको ग्राफ्ट कहते हैं जी, पीछे से जो बाल लिए उसको ग्राफ्ट कहते हैं, आगे उसको आपने इंसर्ट करना है, आगे सुराख करेंगे उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर ग्राफ्ट आपका बड़ा है तो वो साइज़ भी आगे बड़ा लेगा, सुराख का साइज़ भी फिर आपको उसके हिसाब से बड़ा करना पड़ेगा। अगर ग्राफ्ट छोटा है तो आगे जो है उसका साइज़ भी छोटा होगा, और उनको आप अगर क्लोजली पैक करना चाहेंगे तो आप वहाँ पे उस एरिया पे ज़्यादा जो हैं ग्राफ्ट्स लगा सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के जी तहत। जी जी। लेकिन इसमें कई सारे जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। एक्चुअली जो ग्राफ्ट्स जब हम लगाते हैं, जब हमने बहुत ज़्यादा क्लोजली उनको पैक करेंगे तो क्या होगा, हर ग्राफ्ट ने स्किन के अंदर से अपनी ब्लड सप्लाई लेनी है। जो हमने बाल पीछे से लेके आगे लगाया उसने उस वक्त सरवाइव करना है जब उसके लिए अल्लाह ताला एक नई ब्लड सप्लाई अरेंज कर देंगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोजली उनको पैक करेंगे तो उनके लिए ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने का खदशा होगा। उस ब्लड सप्लाई के कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से क्या होगा, एक तो हेयर लॉस भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्ट कम आएगा, और दूसरा ये होगा कि हो सकता है वहाँ पे हेयर की ब्लड सप्लाई की कमी होने की वजह से आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो सकता है या नेक्रोसिस वगैरह हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो क्या ये चीज़ मुमकिन है कि आप इसके लिए 2 या 3 सेशन कर लें? एक्चुअली डिपेंड करता है सर्जन पे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे रोबोट्स की और सर्जन्स की। सर्जन जो है वो चंद एक घंटे के बाद थक जाता है। बाज़ सर्जन्स तो जो हैं वो 7-8 घंटे की सर्जरी इजीली कर लेते हैं, बाज़ 2-3 घंटे की सर्जरी के बाद थक जाते हैं। लेकिन अगर रोबोट को आपने लगाया हो तो उसको आपने टाइम लिमिटेड नहीं है उसके लिए, वो एक 12 घंटे की 15 घंटे की सर्जरी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सर्जन पे कि वो उस सेशन में आपको पूरा हेड कवर कर देता है या वो जो है आपको 2 सेशंस या 3 सेशंस कर देता है। ठीक हो गया। यूजुअली ये किया जाता है कि हम पहले जो है आपका जो मेन फोकस होता है हेयर लाइन वाला वो एड्रेस करते हैं। हेयर लाइन का जब एड्रेस हो जाता है, इसमें कम से कम 5 से 8 घंटे लगते हैं सर्जरी में। तो जब वो हेयर लाइन आपको 1-2 साल बाद जब आपको उसका कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है, फिर आपको दूसरे सेशन के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको आपका क्राउन एरिया कवर करवाना है तो आप दूसरे सेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स में सिंगल सेशन में ही पूरे का पूरा हेड कवर कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इनकी इंडिकेशंस क्या है हेयर ट्रांसप्लांट की? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोगों को ये तो पता है हम गंजे हो गए हैं तो हमने हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट जो है वो कारआमद नहीं हो रहा, 2-2, 3-3 साल से हम लोगों ने दवाइयाँ ले ली हैं लेकिन हमारे बाल नहीं ग्रो कर रहे। तो इसका जो सबसे लॉजिकल इंडिकेशन है वो उस वक्त है जब आपकी हेयर रूट्स जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो गई हैं। उसकी एक बहुत बड़ी कॉज जो है उसको कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि जेनेटिकली आपकी फैमिलीज़ में चलता आ रहा है। बाज़ लोग जो हैं वो समझते हैं एक बीमारी है जिसको बालचर कहा जाता है। बालचर में आपके इंटरनली ऐसी जो है वो जरसूम में पैदा हो जाते हैं या ऐसी आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो कि आपकी हेयर्स की शैफ्ट्स को, आपके हेयर्स की जड़ों को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। वो जो जरसूमें या वो जो चीज़ें जो कि आपके हेयर्स की जड़ों को डैमेज कर रही हैं, अगर आप उसके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो वो दोबारा उनको डैमेज करेंगी। इस वजह से बालचर का जो पेशेंट होता है उसका कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो बालचर वाले पेशेंट्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं।
तो सबसे जो अच्छी इंडिकेशन है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ठीक है, जो जेनेटिकली आपकी फैमिलीज में आ रहा है, आपकी मदर या फादर की तरफ से, उसका जो इलाज है वो एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आफ्टर केयर्स क्या होने चाहिए या क्या होते हैं जब आप एक ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं? एक तो फौरी बाद ही मतलब कि आपके मेडिकेशन, उसका एहतियात, और फिर उसके बाद जब 10-15 दिन का वक्त गुजर जाता है तो फिर आपने इसको किस तरीके से एहतियात करनी होती है? अच्छा, जो इसका असल में एहतियात होता है वो 15 से 20 दिन का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि आपने पहले 2 दिन आपको अवॉइड किया जाता है कि किसी किस्म का अपने ऊपर हाथ टच नहीं करना, चूँकि ग्राफ्ट्स हमने लगाए हैं, हमने पनीरी एक जगह से लेकर दूसरी जगह डाल दी है, तो उसमें आपकी स्किन जो है 2 से 3 दिन के अंदर क्लोज कर जाती है। अल्लाह ताला ने नेचुरल प्रोसेस रखा है, जहाँ पे कट लगता है वो क्लोज हो जाता है। जब कट क्लोज हो जाएगा तो वो जो है फिर वहाँ पे हेयर ग्रो करना शुरू कर देता है। तो उसकी केयर ये होती है कि पहले 3 से 4 दिन आपने हाथ नहीं लगाना। 3 दिन के बाद आप हल्का हल्का जो है शैम्पू करना शुरू करते हैं शॉवर के साथ। पानी आपको हम पहले दिन से ही शॉवर के साथ एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल सलाइन आपने डालना होता है, उसके अंदर 1-2 मेडिसिन होती हैं वो आपने अप्लाई करनी होती हैं। फिर उसके अलावा जो है 10 से 15 दिन के बाद आप उसको बाकायदा टच कर सकते हैं, उसको नॉर्मल रूटीन के बाद आप उसको वो जो है छेड़ सकते हैं। पहले 10 दिन तक हम सजदा करने से भी अवॉइड करवाते हैं, बैठ के नमाज। ठीक है, तो जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या हो सकती हैं? जैसे अभी चंद साल पहले एक एग्जांपल भी सामने आई थी, डॉक्टर साजिद हसन थे, साजिद हसन थे, बिल्कुल उनका बिल्कुल वो क्या ये चीज़ें क्यों होती हैं? हाइजीन जो होती है वो डिपेंड करता है आपके स्टाफ पे। अगर तो आपका स्टाफ जो है पढ़ा लिखा है, वो क्वालिफाइड हैं, आपके जो टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर क्वालिफाइड है, तो वो हर चीज़ को, स्टरलाइजेशन को और सफाई को वो ख्याल रखेगा। तो उससे क्या होगा, जरासीम जो हैं वो जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो स्किन के अंदर नहीं जाएंगे, तो उससे कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। लेकिन अगर जरासीम अंदर चले गए तो दानों का निकलना, पीपल दानों का निकलना, स्किन का डेड होना या वहाँ पे खून की सप्लाई का कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। उसके साथ जिस तरह वो उनका एक कॉम्प्लिकेशन आया था वैसा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी जो कि आपने हमें बताई। नाज़रीन, जिस तरीके से एक आम तासुर पाया जाता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में जो है वो आप अगर यूज़ कर रहे हो तो हर दूसरा ऐड जो है वो आपको एक डॉक्टर का जो है ना वो होता है कि जी आप आएँ और हम आपका जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो